नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। क्या पढ़ना है पता है ना। ये हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है। अभी तक हमने 2 क्लास लिए एनवायरनमेंट के। पहला हमने आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में बताया और दूसरा जो हमारा क्लास था किसके बारे में था। दूसरा क्लास हमारा हो चुका है प्रवाल भित्ति के बारे में, कोरल रीफ के बारे में। अब हमने कहा ये सीरीज मेरा चलता रहेगा। अगर हम पर्यावरण को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। लोगों के एग्ज़ाम हैं और पर्यावरण में लोगों को बहुत समस्या होती है और बोल रहे थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पर्यावरण में। तो हमने ऐसा प्लान किया आपके सामने कि पर्यावरण के साथ साथ हम थोड़ा सा भूगोल का वो पोर्शन लेके चलें जो क्या कहते हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप ये भी कह सको कि ये एनवायरनमेंट का और ये पर्यावरण का। इसलिए हमने 15 से 20 टॉपिक को सेलेक्ट किया और उसमें से बारी बारी से आपको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आई होप जो भी एग्जाम्स होंगे 15-20 दिनों के अंदर या इसके बाद हमारे क्लास से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैंग्रोव। आज हम लोग मैंग्रोव की बात करेंगे। ठीक है। जो मेरा पहला क्लास था पारिस्थितिक तंत्र का, जिसको पारितंत्र बोलते हैं शॉर्ट में, इकोसिस्टम बोलते हैं, ये भी एक तरह का इकोसिस्टम है। हमने बताया कोरल रीफ भी एक तरह का इकोसिस्टम है। सागरीय इकोसिस्टम होता है, मरुस्थलीय होता है, जलीय होता है और क्या कहते हैं बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। उसी में से एक इकोसिस्टम ये भी है, लिख सकते हो साइड में। सीरीज हमारी वहीं चल रही है, बस लिंक कर रहे हैं बस। ये भी क्या है, एक तरह का इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, या इसको कह सकते हो बुकों में लिखा आपको मिलेगा मैंग्रोव पारितंत्र। ठीक है, देखिए पहले ये देख लीजिए हम इसमें पढ़ेंगे क्या, उसके बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से आपको डिफाइन करते हैं कल की तरह। ठीक है, इससे आपका दिमाग थोड़ा शार्प होगा और स्टडी सीख जाएंगे धीरे धीरे पढ़ने की। सबसे पहले मैंग्रोव है क्या, दूसरा हम पढ़ेंगे ये कितने प्रकार का होता है, तीसरा हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन सी है। ठीक है, चौथा हम पढ़ेंगे कि मैंग्रोव का महत्व क्या क्या है। ठीक है, फिर आगे हम इसकी बात करेंगे कि भारत में मैंग्रोव कहाँ पे है। ठीक है, भारत में मैंग्रोव कहाँ पे है, और है तो इसके ह्रास के कारण कौन से हैं, ह्रास के कारण के बाद इसके संरक्षण के उपाय कौन से हैं। संरक्षण के उपाय भारत में कब कैसे हो रहे हैं और विश्व में कैसे हो रहे हैं। ठीक है, संरक्षण के उपाय लिख सकते हो भारत और विश्व। ठीक है, दिख रहा है पीछे तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो इसको एलेबोरेट कर लीजिए। किसी भी टॉपिक को उठाने के पहले उनको सेक्शंस में डिवाइड करो और उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट नीचे एलेबोरेट करते जाओ। आपकी एग्जाम की तैयारी एक पेज में हो जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर मैंग्रोव बुकों में 4 से 5 पन्नों में जो भी दिया होगा, 2-3 पन्ने, 4 पन्ने, 5 पन्ने में, छोटा बड़ा के हिसाब से जैसा लिखा होगा, तो उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे डाटा हमारे मिस हो जाते हैं। तो हम वहीं प्रयास करेंगे, आपको जो नीड है आपकी उसको हम ले आके यहीं पर रख देंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मैंग्रोव होता क्या है। ठीक है, समझने के लिए ये मान के चलिए कि ये उगते कहाँ हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60। ठीक है, इधर भी वही है। ठीक है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, और उपोष्णकटिबंधीय, ये जो क्षेत्र होता है ना, उसके तटों के किनारे पाए जाते हैं। समझ में आ गया, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तटों के किनारे पाए जाते हैं। जैसे ज्वार नदमुख के किनारे पाए जाते हैं, ज्वारीय क्रीक के किनारे पाए जाते हैं, लेगून के किनारे पाए जाते हैं, या पंख जमावों में विकसित होते हैं। इतने डाटा क्या हैं के लिए एनफ है। ठीक है, ज्वार नदमुख, ठीक है, ज्वारीय क्रीक, पंख जमाव हो गया, पश्च लैगून हो गया। ठीक है, यह लैगून हो गया।
ठीक है, इन सब के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए क्या है, इसके लिए गर्म तापमान उपयुक्त होता है। आपको पता है ना कि इंडिया किस में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो ये गर्म तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। ठंडे तापमान का सामना ये नहीं कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी बात चल रही है, मतलब ये जैव विविधता से भरपूर है। ये वन जो है जैव विविधता से भरपूर है। ठीक है, और हमने क्या बताया, तापमान कैसा उपयुक्त होता है, गर्म होता है। ठंडे तापमान का ये सहन नहीं कर पाते हैं। अब क्या है के लिए इतना इंपॉर्टेंस आपके लिए इनफ है कि कोई पूछेगा कि क्या है आप बता दोगे। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि मैंग्रोव के लिए, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, गलत हो गया, उष्ण उपोष्ण होता है, दिमाग सार्फ हो गया। या फिर मैंग्रोव के लिए 4 ऑप्शन दे दिया, उष्ण उपोष्ण ना दे के शीतोष्ण शीत कटिबंध इस टाइप का दे दिया, मरुस्थल क्षेत्र दे दिया, तो उसमें ये सही होगा या फिर ये सही होगा। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन के अनुसार रहेगा। कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 वाले ऑप्शंस में कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, तो ये 1 2 3 जिस पे भी रहे ये दोनों सही हो जाएंगे मिला के। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे क्या है, प्रकार में कोई खास बात नहीं है। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है या पीसीएस पूछ लेता है कि गरम, या मतलब इसके प्रकार में लाल यहाँ होते हैं, ब्लैक यहाँ होते हैं, इसका काम ये होता है। हालांकि सारे के सारे के काम सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। प्रकार में इसके 4 प्रकार होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक लास्ट वाले को लाल मैंग्रोव, लास्ट वाले को वैज्ञानिक मैंग्रोव नहीं मानते हैं, फिर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, पढ़ लीजिए। लाल मैंग्रोव, काला मैंग्रोव, सफ़ेद और बटनवुड। लाल मैंग्रोव, काला मैंग्रोव, सफ़ेद मैंग्रोव और बटनवुड। इसको वैज्ञानिक जो है नहीं मानते हैं। ये झाड़ी नुमा होता है, याद रखना। ये जो बटनवुड मैंग्रोव होता है ये झाड़ी नुमा होता है या झाड़ी के आकार का होता है, और वैज्ञानिक इसे ही मैंग्रोव नहीं मानते हैं। ठीक है, बाकी लाल मैंग्रोव की बात करें तो खारे पानी की सतह को सहन करने की क्षमता होती है, और ये मैक्सिमम समुद्र के नज़दीक उगते हैं। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंस बहुत है। इसकी भी खारे पानी की सहन करने की क्षमता होती है, और इसकी तुलना में खारे पानी की सहन करने की क्षमता इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये क्या करते हैं, समुद्र के किनारे उगते हैं। मतलब इसी से लिंक कर लो यार, समुद्र के किनारे क्या पाया जाता है, पानी खारा ही होता है समुद्र का, और उसी के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, काली की बात करें तो काली में देख लेना, ये भी खाने बता दिया, खारे पानी के सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। खासकर ये कच्छ और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक वाला कच्छ और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इनकी जड़ें जो हैं श्वसनकारी होती है। अभी बताएंगे आपको कि मैंग्रोव की जड़ें ही श्वसनकारी होती हैं। जहाँ पे उगते हैं वहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए इनकी जड़ें बहुत सारी निकली होती हैं। जड़ों की संख्या ज़्यादा होती है ताकि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन सब लें, और पेड़ों को ऑक्सीजन क्या कहते हैं, भरपूर मात्रा में मिले। ठीक है, और सफ़ेद की बात करें तो ये चिकने छाल की तरह होता है, सफ़ेद कलर का, इसलिए इसको सफ़ेद बटनवुड कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, इतना होता है। कभी कभी इन दोनों के बारे में पूछ लेता है या फिर इनके बारे में पूछ लेता है। इतनी जानकारी मुझे लग रहा है आपके लिए पर्याप्त है। बाकी आइए इसकी विशेषताओं में देखते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में समझ लीजिए या फिर नोट करते चलिए। ठीक है, पहले ही हमने बता दिया कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। अभी खारे पानी के बारे में बताया तो समझ सकते हो, समुद्र के किनारे, तटों के किनारे उगते हैं, तो क्या होंगे, ये सहनशील होंगे। किस तरह के सहनशील होंगे, ये प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलते हैं। आपको पता होगा खारा पानी क्या होता है, भारी होता है, और जो गर्म पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा कम होती है वो हल्का होता है। तो ये प्रतिदिन खारे के पानी को बहाव को झेलते हैं, लेकिन फिर भी ये टूटते नहीं हैं क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो सकता है, लिख लीजिए। लिखाते चल रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं लिखा नहीं रहे हो, तो लिखाने से थोड़ा खींचेगा। खारे पानी के बहाव को ये प्रतिदिन झेलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इनकी जड़ी विशेष प्रकार होती हैं, और जड़ें विशेष प्रकार के होने से ये मजबूत होते हैं। ठीक है, और ये अस्थिर भूमि में भी उग जाते हैं। अस्थिर भूमि का मतलब जो अजीब सी भूमि होती है, उपजाऊ नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, उसमें भी ये उग जाते हैं, जड़ें मजबूत होने से। और ये
तूफानों के बहाव को भी झेलते हैं जड़ें मजबूत होने से, क्योंकि तूफानों को आसानी से झेल लेते हैं, टूटते नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो विविधता के साथ साथ कई चीज़ों के लिए आश्रय का स्थल का काम करता है। चिड़ियाँ रहती हैं, पक्षियाँ रहती हैं, जड़ों के नीचे जब जड़ें टूटेंगी नहीं, झींगे रहेंगे, कछुए रहेंगे ना, ये आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार बना के लिख दे रहे हैं, इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में आया था कि मैंग्रोव की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं, तो सही बात है, इसकी जड़ें जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। मतलब ऊपर की तरफ, कभी कभी स्थल सतह के भाग की तरफ इनकी जड़ें निकल आती है। विपरीत का मतलब क्या हो गया, सारी की ये धरती हो गई, ये पेड़ उगा हुआ है, ठीक है, तो जड़ें तो नीचे जाती हैं ना गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, लेकिन इनकी जड़ें कभी कभी ऊपर निकल आती हैं। कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती है। ठीक है, ये जहाँ उगते हैं मैंने बता दिया, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी जड़ें निकली जाती हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं इसमें अत्यधिक जड़ों की मात्रा पाई जाती है, या फिर इसी को अनुकूलन जड़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी जड़ों को विशेषताएं। ठीक है, हालांकि विशेषताओं महत्व में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने बता दिया, प्रकार में बताया, क्या में बताया, वो चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं और समझ में आपको आता जाएगा धीरे धीरे। क्या हुआ, माहौल नहीं बन रहा है क्या पढ़ने का? माहौल नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है? नहीं बन रहा तो बताओ, टेक्निक चेंज करें। देखिए महत्व में इतना तो समझ में आ गया विशेषताओं से, इनका महत्व क्या होता है, कोई बताए? एनीबॉडी? यार साफ सी बात बोलो, जब ये खारे पानी के बहाव को झेलती हैं, ठीक है, तो बाढ़ को भी नियंत्रण करेंगी ना, बाढ़ से भी क्या होती है, नियंत्रण मिलता है। लिखते चलिए, कल हमने बताया था जब कोरल रीफ बता रहे थे कि यहाँ पे मैंग्रोव लगा हुआ है किनारे किनारे, ठीक है, पानी का तेज बहाव होगा। कभी कभी होता है कि कुछ कमज़ोर पेड़ पौधे होते हैं, टूट के यहाँ पे गांव लोग रहते हैं, इनका आवास है, तो जलमग्न हो जाता है। लेकिन मैंग्रोव की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बहाव को झेल जाती हैं और पानी सीधी दिशा में निकल जाता है। कॉमन सेंस का यूज करो, अपने आप बता लोगे। ठीक है, बाढ़ से क्या होता है, नियंत्रण होता है। दूसरा लिख लो, इसका अपना आर्थिक लाभ भी है। आर्थिक लाभ का मतलब लकड़ियाँ भी इसकी मजबूत होती हैं, या फिर जो जीव निवास करते हैं, पालन भी हो सकता है मैंग्रोव लगा के, तटों के किनारे भी अच्छी खेती कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिख लो, तटीय क्षरण को रोकता है ये, तटीय क्षरण को रोकता है। ठीक है, और लिखते चलिए चौथा पॉइंट, जंतु के पर्यावास का केंद्र होता है। अभी हमने बताया पक्षी, केकड़ा, झींगा, कछुआ इनके जड़ों के आसपास रहते हैं, तो ये जंतु के पर्यावास का केंद्र होता है। जंतु के पर्यावास का केंद्र होता है। और कोई अपने मन से बता दो। देखो, जो गरीब होते हैं, आसपास के क्षेत्र के स्थानीय निवासी होते हैं, उनके लिए काष्ठ ईंधन का भी कार्य करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण करता है। ठीक है, बढ़ते कार्बन की मात्रा को सोखता है। ठीक है, जिससे हमें समस्या हो रही है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए, इसका अपना औषधि उपयोग है। चर्म रोग या पेचिश के दवाओं में ये अपने काम भी आता है, तो इसका अपना औषधि उपयोग भी है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। ठीक है, और आगे देखिए इसके बारे में, भारत में मैंग्रोव। भारत में मैंग्रोव मैक्सिमम डाटा पूछता है। हम डाटा को हल्का सा एलाबोरेट कर दे रहे हैं आपके सामने, और संभवतः आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। बाकी नोट्स में या पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ मांग सकते हो। उसमें आपको सारे के सारे डाटा भारत में कहाँ कहाँ मैंग्रोव हैं बाई स्टेट वाइज दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो बस एक मैप बनाते हैं और आपको थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, मैंग्रोव पाया कहाँ जाता है, तटों के किनारे पाया जाता है। ठीक है, और कितना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। 0 डिग्री यहाँ है। ठीक है ना, देखो यहाँ से शुरू हो जाओ। अगर तट है कि तटों के किनारे किनारे क्या पाए जाए, मैंग्रोव ही पाए जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ है भारत का, देखो
जो पूछा जाता है वो लिखा रहे हैं बंगाल में, ठीक है। क्या नाम है इसका? सुंदरवन। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है, यहाँ पे संख्या के हिसाब से परसेंटेज देखा जाए तो 44% पाया जाता है मैंग्रोव। और सबसे बड़ी बात, यूनेस्को में भी ये शामिल है, ठीक है। और विश्व का भी सबसे बड़ा सुंदरवन क्या है? मैंग्रोव है। आगे देखिए, उड़ीसा में है, गुजरात में है। गुजरात में इसकी मात्रा 33% है, अगर क्रम से लिखना चाहो तो 33% इसकी मात्रा गुजरात में है। उसके नीचे फिर अंडमान निकोबार में आओगे, 13% है अंडमान में। हालांकि ये पूछता नहीं है, कभी कभी ऑर्डर क्रम दे दिया बढ़ते क्रम में, तो आप तीनों को याद रख सकते हो, बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार। बाकी उड़ीसा में महानदी तट के किनारे है, स्वर्ण रेखा तट के किनारे है, और क्या है? भितरकनिका है, फेमस है। ये सारी चीज़ें आप डाटा देख लेना। मैंने बता दिया कि भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब अगर बड़े के हिसाब से देखा जाए, भारत में एक सुंदरवन पहला हो गया और दूसरे स्थान पर उड़ीसा का भितरकनिका आता है, ठीक है। और ये भितरकनिका क्या है? रामसर सम्मेलन में भी रामसर में भी शामिल है, ठीक है। अभी जस्ट मेरा अगला क्लास होगा वेटलैंड का, आर्द्रभूमि का, तो उसमें रामसर के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे डाटाज हैं, भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लेसेस देख लेना। और पूछा ये जाता है कि मैंग्रोव की संख्या भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ये रहेंगे आपके सामने। सबसे जटिल क्वेश्चन बनाएगा पीसीएस या यूपीएससी, तो इसको ऑर्डर क्रम में करना रहेगा। अंडमान और ये 3-4 दे दिया, तो इस तरह के ऑर्डर क्रम में करना रहेगा, ये ध्यान देना। जटिल बनाने का ऑप्शन ये है, और इससे भी जटिल बनाएगा तो महत्व और विशेषताओं पे जाएगा। और आशा करते हैं आपको कोई गलती नहीं होगी इन चीज़ों में या समझने में, ठीक है। आगे देखिए किस टॉपिक पे हम लोग पहुँचे हैं, ह्रास के कारण। हमें तो नहीं लग रहा है ह्रास के कारण बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कोरल रीफ बताया था, एक मैंने बोला था कि कहीं भी ह्रास के कारण पूछे तो तुक्का मार के लिख देना, लिख के चले आना, मेंस में क्वेश्चन आ जाए। तो क्या बताया था, किसी को पता है? पता नहीं, देख के आ रहे हो, मुझे देखने से भी आभास हो जाए। हमने कहा था ऐसी चीज़ों की बात हम लोग करने लगें तो तुक्का मार के चले आना कि ह्रास का एक कारण ये भी हो सकता है। बताओ क्या लिखा हमने? ग्लोबल वार्मिंग हो गया। कोरल रीफ में सबसे ऊपर हमने क्या लिखा था कि मछली मारने की जो लोगों की गलत पद्धति होती है उसके वजह से भी क्या कहते हैं, नुकसान हो रहा है, ठीक है। और हमने बताया था कि अवसाद, क्योंकि वो पता है पानी उनके लिए स्वच्छ चाहिए, तो अवसाद का बहाव होगा, जैसे टैंकों की धुलाई होती है, जलपोत वगैरह टूटे मरम्मत होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम होती थी। तो इसमें भी कॉमन सेंस लगाओ, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाने से दिमाग अपने आप शार्प हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, सबसे बड़ी बात और क्या है, सुनामी और तूफान भी इसके ह्रास के कारण है। तेज सुनामी और तूफान आता है, उससे भी ह्रास होता है। आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है, उससे नुकसान होता है। खेती की जा रही है, उससे नुकसान होता है। बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, उससे भी इसका नुकसान होगा, ठीक है। औद्योगिक कचरे आ रहे हैं बह के, उससे भी नुकसान होगा, जड़ें कमज़ोर होगी और क्या कहते हैं, ढह जाएगा। तो ये हमारे ह्रास के कारण हो गए, जो 6-7 पॉइंट हमने बताया। लिखाने की ज़रूरत है, समझ गए? आवासीय कॉलोनी बताया, खेती बताया, औद्योगिक कचरा बताया, जलवायु परिवर्तन बताया, सुनामी बताया, तूफान बताया। मैं तो उंगलियों पे गिना दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ और सोचने का प्रयास करो, कोशिश कम करो कि बार बार रटना पड़े या लिखना पड़े, बस चीज़ों को समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तटीय क्षेत्रों में है तो तटीय क्षेत्रों में जो भी एक्टिविटी होगी, अगर गलत होगी तो इनका ह्रास के कारण होगा। अच्छे काम हो गए, मॉनिटरिंग किया जाएगा तो इनकी क्या होगी, सुरक्षा होगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आइए, इसके संरक्षण के उपाय के लिए। संरक्षण के उपाय में बहुत सारे डाटाज नोट्स में दिए मिलेंगे और वहाँ से आप ले लीजिएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए संरक्षण के उपाय में 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था मैंग्रोव एक्शन प्रोटेक्शन, ठीक है, मैंग्रोव एक्शन प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये यूएसए के द्वारा चलाया जा रहा प्रोग्राम है। इसमें क्या, ये 50 देशों में चलाया जा रहा है, यूएसए चला रहा है। 50 देश मिलकर सहभागी हैं इसमें, और उन 50 देशों के 300 गैर सरकारी संगठन हैं, 300 एनजीओ और उनके साथ में 200 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। 50 देश हैं और 300 एनजीओ हैं और 200 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। मैप कौन चला रहा है, बस इतना याद रखना, यूएसए चला रहा है। बाकी एक प्रोग्राम और है MFF, ठीक है, MFF भविष्य के लिए मैंग्रोव, मतलब मैंग्रोव फॉर
फ्यूचर। ठीक है, ये कौन चला रहा है? ये यूएनडीपी और IUCN मिलके चला रहे हैं, भारत में इसमें सहभाग करता है। बस पूछा जाएगा क्वेश्चन कौन चला रहा है? IUCN और UNDP मिलके चला रहे हैं, भारत भी इसमें सहभाग कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? जाहिर सी बात है, उद्देश्य होगा तटीय पारितंत्र की रक्षा करना, तटीय पारितंत्र की सुरक्षा करना या मैंग्रोव को सुरक्षा प्रदान करना, बस खत्म। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बस समझने की। एक चीज़ और देख लो, याद आ गया मुझे, बता दे रहा हूँ। भारत में क्या मैंग्रोव की सुरक्षा के लिए बात की गई है संविधान में? कहीं पे नहीं की गई है। मैंग्रोव की नहीं की गई, लेकिन किसकी की गई? हमारा पहला टॉपिक क्या था? पर्यावरण। सही बताया, पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है। 1976 में संविधान का संशोधन करके मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है ना, पर्यावरण संरक्षण भारतीयों का कर्तव्य है। समझ गए? ठीक है, तो सुरक्षा की बात की गई है ना, तो भारत में मैंग्रोव समिति भी बनाई गई है इसी के लिए, सुरक्षा करने के लिए। भारत में मैंग्रोव समिति भी बनाई गई है जो तटीय क्षेत्रों का नियमन करती है, मैंग्रोव को बढ़ावा देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आप बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए अभी जो क्लास मेरी चल रही है वो सिर्फ हम पर्यावरण पारिस्थितिकी ही पढ़ा रहे हैं। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए कि सर बीच में कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं, आप मैंग्रोव पढ़ा रहे हैं या फिर आप क्या कहते हैं आर्द्रभूमि पढ़ा रहे हैं। तो हमने उनको एक ही चीज़ कहा कि जो बीच में गैप हो रहा है ऐसे समझ के चलिए। ठीक है, देखो ये एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिफाइन करा रहा हूँ, इसका कोई महत्व नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आना नहीं है। अगर इसके माध्यम से इसको समझने की ज़रूरत पड़ती है तो हम बताएंगे बीच में, एलाबोरेट करते चलेंगे। नहीं ज़रूरत पड़ी तो आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि हमारा एक मोटिव ये है कि जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं RO, ARO के, BO के, उस एग्ज़ाम के पहले मूलभूत टॉपिक्स को हम आपको बता के कवर कर दें, ताकि आप एग्ज़ाम दे के आओ तो ये कहो हाँ सर ने मुझे पढ़ा दिया अच्छे से, इनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। और मैं गर्व से एग्ज़ाम के दिन शाम को कह सकूँ पेपर देखने के बाद वास्तव में मेरा पढ़ाया हुआ आया है। सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है कि आपका एग्ज़ाम घर बैठे इस महामारी में कभी व्यर्थ ना जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो आप हमसे बने रहें, हमारे चैनल से बने रहें, यूट्यूब से। अगर आपको समस्या होती है सब्सक्राइब करने में तो आप यूट्यूब से जाकर डायरेक्ट कर सकते हो। और भी समस्या होती है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे टीम का दिया गया नंबर है हमारे थंबनेल पे, आप वहाँ पे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। अगर वो आपका निराकरण नहीं कर पाते हैं तो हम हमेशा तैयार हैं आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल।